अमित शाह अब 60 साल के हो चुके हैं। 60 साल के उनके राजनीतिक जीवन में पिछले 2 दशक सबकी निगाह में रहे हैं, खासतौर पर तब जबकि गुजरात से निकलकर वो दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद से उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल का लोहा सबसे मनवा लिया। 2014 में जो मोदी सरकार आई उसको लाने में भी अमित शाह की बड़ी भूमिका रही थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो जादू था पूरे देश में, उसको देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में वोटों में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी अमित शाह के पास थी। यूपी 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश। 2014 के उस लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने 71 सीटें बीजेपी की झोली में डलवाई, 2 सीटें गठबंधन के बाकी सदस्यों के हिस्से में। यह एक बड़ा रिकॉर्ड था। इसके साथ ही अमित शाह के राजनीतिक कौशल की धूम मच गई, लोग उन्हें चाणक्य कहने लगे। लेकिन आधुनिक राजनीति का यह चाणक्य उसके पहले गुजरात में अपना जौहर दिखा चुका था। 1997 में उन्होंने पहला चुनाव जीता था, विधानसभा का उपचुनाव था। उसके बाद से एक के बाद एक लगातार विधानसभा चुनाव अमित शाह जीतते गए। 2012 आखिरी विधानसभा चुनाव था, उसके बाद फिर वह राज्यसभा में गए। 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और 2019 से ही वो देश के गृह मंत्री भी हैं और सहकार मंत्री भी। अमित शाह के राजनीतिक कौशल की बात होती है, सबके ध्यान में है। लेकिन अमित शाह का बचपन कैसा था? अमित शाह के बचपन की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, जो कि ज्यादातर लोगों के ध्यान में नहीं। अमित शाह, उनका जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में। लेकिन मुंबई उनका पैतृक शहर नहीं है, उनका पैतृक शहर है माणसा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर का हिस्सा। लेकिन अमित शाह का यह पैतृक शहर एक समय मेहसाणा जिले का हिस्सा था, उसी मेहसाणा जिले का जिसका हिस्सा वडनगर हुआ करता था। वडनगर यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना पैतृक शहर। एक ही जिले के 2 शहर, वडनगर और माणसा। वडनगर में नरेंद्र मोदी जन्मे, माणसा में अमित शाह का जन्म नहीं हुआ, लेकिन उनका पूरा बचपन बीता। कैसा था अमित शाह का बचपन? यह कहानी मैं आपको सुनाऊं उसके पहले यह जान लेना बहुत रोचक होगा कि अमित शाह का जो जन्म हुआ उसके पहले उनके पिता अनिल चंद्र शाह और उनकी माताजी कुसुमबेन शाह, इनकी 6 संतानें और थीं, लेकिन ये 6 की 6 लड़कियां थीं। जाहिर है उनके दादा, जिनका नाम था गोकुलदास शाह, अनिल चंद्र शाह के पिता, वो बड़े परेशान थे कि आखिर उनके बेटे को तो सिर्फ 6 लड़कियां हुई हैं, फिर वंश परंपरा कैसे चलेगी। बहुत परेशानी में थे गोकुलदास शाह। सब कुछ था, धन समृद्धि, आखिर वो उस माणसा के नगर सेठ थे, जो माणसा एक समय की रियासत, उस समय प्रिवी पर्स खत्म नहीं हुआ था, तो इसलिए वहां के जो शासक थे उनको सभी सुविधाएं, सभी सम्मान हासिल थे। भले ही माणसा का विलय 1947 में यूनियन ऑफ इंडिया में हो चुका था, लेकिन माणसा का राज परिवार जो कि चावड़ा वंश से संबंधित था, वो चावड़ा वंश जिसके सबसे प्रतापी शासक रहे थे वनराज चावड़ा, जिन्होंने गुजरात की राजधानी के तौर पे अनहिलवाड़ पाटन की स्थापना की थी, उस चावड़ा वंश की जो कई रियासतें थी गुजरात में, उसमें से एक रियासत थी माणसा, काफी समृद्ध प्राचीन काल से। वहां पर ही था अमित शाह का खानदान। उनके दादा परदादा सब माणसा की ही मिट्टी में पले बढ़े थे और बड़ा मुकाम हासिल किया था। न सिर्फ गोकुलदास शाह नगर सेठ थे, बल्कि उनका बड़ा फलता फूलता कारोबार था। जिस समय शेयर बाजार को कोई जानता नहीं था, उस समय शेयर बाजार में उनका लंबा चौड़ा दखल था, सब कुछ था।
लेकिन चिंता इस बात की थी कि वंश परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी। वो एक पोते को चाहते थे, 6 पोतियां हो चुकी थी, फिर परेशानी दूर कैसे हो। हैरान परेशान गोकुलदास शाह, उन्होंने अपने पिता को याद किया। पिता यानी गुलाबचंद शाह, जो कि करीब 1.5 दशक पहले सन्यासी हो चुके थे। सन्यासी निरंजनी अखाड़े के। उस जमाने में जाहिर है टेलीफोन नहीं था। कैसे पहुंचते अपने पिता के पास गोकुलदास शाह? उन्हें याद आया 15 साल पहले वो मिले थे प्रयाग के कुंभ में अपने पिता से। जब अपने पिता को खोजते खोजते वो पहुंचे थे वहां, और निरंजनी अखाड़े में जब पिता से मुलाकात हुई थी, तो उस समय आचार्य महामंडलेश्वर जो निरंजनी अखाड़े के थे, उन्होंने कहा था कि क्यों परेशान होते हो, 15 साल बाद तुम्हारे पिता कामाख्या में मिल जाएंगे, वहां पर निरंजनी अखाड़ा का जो मठ है वहां पर। गोकुलदास शाह को यह बात ध्यान में थी, तो ऐसे में वो सीधे कामाख्या पहुंचे। और जो आचार्य महामंडलेश्वर थे निरंजनी अखाड़ा के, उनकी बात सही थी। उनके पिता जो कि साधु बन चुके थे वहीं पर मौजूद थे। गोकुलदास शाह ने अपनी पीड़ा व्यथा अपने पिता के सामने बयान की। बोला, 6 पोतियां हो चुकी हैं, क्या करें, वंश परंपरा लगता नहीं है कि आगे चलेगी। पिता ने गोकुलदास शाह की यह व्यथा देखी, उनको आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, जो संतान अब होगी वह पुत्र होगा। पिता की बात जो कि साधु हो चुके थे वो सच निकली। कुसुमबेन को जो अगली संतान हुई वह संतान पुत्र रत्न के तौर पर। लेकिन आज का जो नाम है अमित शाह, यह नाम जन्म के तुरंत बाद नहीं दिया गया। यह नाम पड़ा 7 साल 1 दिन का हो जाने के बाद। क्यों भला ऐसा? क्योंकि किसी ज्योतिषी ने यह कहा था कि 7 साल तक नामकरण नहीं होना चाहिए। 7 साल तक वो बच्चा घर का भोजन भी नहीं कर सकता था। ऐसे में जो सबसे बड़ी संतान थी अनिल चंद्र शाह और कुसुमबेन की छायाबेन, उन्होंने अपने भाई के लिए पास पड़ोस के घरों से भिक्षा लेकर भोजन करवाया। लेकिन जाहिर है 7 साल तक बिना पढ़े तो रह नहीं सकता था बालक। बालक की शिक्षा दीक्षा उसी मानसा के एक बाल मंदिर में हुई। लेकिन सवाल यह था कि फिर एडमिशन रजिस्टर में नाम क्या रखा जाता। गुजरात की जो परंपरा है उसके हिसाब से अगर पुत्र हो तो उसको बाबू कहा जाता है, बिटिया हो तो बीबी कहा जाता है। तो उस बाल मंदिर के अंदर उस कैंपस में जो स्कूल चलता था उसमें अमित शाह का नाम दर्ज किया गया, बाबू अनिल चंद्र शाह। 3री कक्षा तक जब अमित शाह पहुंचे तब तक यही नाम था। लेकिन घर के लोग सिर्फ बाबू तो बुलाते नहीं थे, अमित शाह को बुलाया जाता था पूनम भाई के तौर पर। और पूनम भाई क्यों? दरअसल अमित शाह का जन्म जब हुआ 22 अक्टूबर 1964 को, तो शरद पूर्णिमा का दिन था। शरद पूर्णिमा की काफी महत्ता है सनातन संस्कृति में। इसीलिए जब तक औपचारिक नामकरण नहीं हुआ था तब तक अमित शाह को पूनम भाई कहकर सब लोग संबोधित करते थे, चाहे उनके क्लास के विद्यार्थी रहे हों या फिर घर परिवार के सदस्य। उनके दादा ने एक वादा और निभाया था। सिर्फ ये नामकरण की ही बात नहीं थी, सिर्फ ये भिक्षा वाली बात ही नहीं थी। उन्होंने कामाख्या में जब अपने पिता से मुलाकात की थी
और जब पिता ने यह कहा था कि तुम्हारे बेटे की अगली संतान वह पुत्र ही होगा, तो उन्होंने वहीं पर अपने पिता से एक वादा किया था। वादा ये कि अगर मुझे पोते की प्राप्ति हुई तो वह जितने वजन का होगा उतने ही वजन का मैं सोना चढ़ाऊंगा इस मां कामाख्या के मंदिर में। जब जन्म हुआ अमित शाह का तो उनका वजन था करीब 6 पाउंड। 6 पाउंड अगर मोटे तौर पे कहें तो करीब 2.25 किलोग्राम होता है। दादा गोकुलदास ने माता कामाख्या के मंदिर में 2.25 केजी सोने का त्रिशूल चढ़ाया। ये जो है अमित शाह का मां कामाख्या के साथ कनेक्शन जन्म के पहले से ही बन गया था। आखिर कामाख्या देवी के मंदिर के आसपास ही उनके परदादा गुलाबचंद शाह सन्यासी के तौर पर साधना कर रहे थे। मां कामाख्या के आशीर्वाद के तौर पर ही माना जाता है कि अमित शाह का जन्म हुआ। तो इसलिए उनके दादा ने मां कामाख्या को करीब 2.25 किलोग्राम वजन का सोने का त्रिशूल अर्पित किया। यह तो हुई जन्म की बात। पढ़ाई, बाल मंदिर में उन्होंने 1 से 4 तक की पढ़ाई की। ये पढ़ाई जब वो कर रहे थे उस समय ही पुस्तकों में उनकी रुचि जग गई और उसमें उनकी मां कुसुमबेन की बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने अपने बच्चे को अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उस बाल मंदिर के कैंपस में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी। लेकिन जब यह बालक 1 से 4 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद से जब एक दूसरे स्कूल में गया, तब तक उसकी रुचि और बढ़ गई पुस्तकों में। अमित शाह ने 9वीं तक की पढ़ाई मानसा में ही की। विठलदास गुलाबचंद ट्रस्ट का जो बाल मंदिर था उसमें 1 से 4 तक की पढ़ाई करने के बाद से 5वीं में जिस स्कूल में पढ़ने गए थे अमित शाह, वो स्कूल RBLD के नाम पर जाना जाता था। यहीं पर उन्होंने 9वीं तक की पढ़ाई की। जब यहां पर पढ़ रहे थे उस समय अमित शाह का जो स्वभाव था बहुत ही शांत, गंभीर, ज्यादा हल्ला गुल्ला में नहीं, खाली समय में हमेशा पुस्तकालय में बैठे रहना। और सिर्फ ये स्कूल की लाइब्रेरी में ही नहीं, मानसा में एक पब्लिक लाइब्रेरी भी थी और ये लाइब्रेरी महात्मा गांधी के नाम पर। महात्मा गांधी पब्लिक लाइब्रेरी जो थी वह अमित शाह की अपनी जो खानदानी हवेली थी उसके बगल में। अमित शाह वहीं अपना ज्यादातर समय गुजारा करते थे। भारतीय राजनीति का आधुनिक चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है, लेकिन उन्होंने चाणक्य के बारे में खुद उस समय पढ़ लिया था, और खासतौर पर कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र जो है, जब वो सिर्फ 9 साल के थे, मानसा में थे, महात्मा गांधी पब्लिक लाइब्रेरी में बैठकर। लेकिन ऐसा नहीं था कि अमित शाह सिर्फ किताबों के इर्द गिर्द ही रहते थे, लेकिन लाइब्रेरी की क्या वैल्यू है वो ये समझते थे। उसी लाइब्रेरी में बैठकर उन्होंने चाणक्य के बारे में पढ़ा, विवेकानंद के बारे में पढ़ा, इतिहास, संस्कृति, दर्शन, राजनीति, इन सबसे जुड़ी हुई जो किताबें हैं उसका अध्ययन किया। इसी वजह से देश दुनिया के जो राजनीतिक ऐतिहासिक घटनाक्रम थे उन पर उनकी पकड़ मजबूत होती गई। कभी आगे चलकर उन्होंने कहा भी कि अगर मैं लाइब्रेरी में नहीं बैठता, अगर पुस्तकों को पढ़ने में मेरी रुचि बचपन में नहीं पैदा हुई होती, अगर वो गहरी नहीं होती, तो शायद मैं भी किसी बनिए की तरह कोई व्यवसाय कर रहा होता। बनिए पे बात याद आई कि अमित शाह का जो परिवार था, जो खानदान था, यह पुष्टि मार्गीय वैष्णव बनिया परिवार था, जैन बनिया नहीं। जो कि याद हो, लालू यादव ने जब अमित शाह पर हमला करना था 2015 के, जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे, बार बार कह रहे थे कि अमित शाह जैन बनिया है।
लेकिन अमित शाह जैन बनिया नहीं, पुष्टि मार्गीय वैष्णव वाणिया है। गुजराती में वाणिया शब्द, हिंदी में बनिया। और एक और शब्द प्रयोग होता है उनकी कम्युनिटी के लिए जो कि उनके स्कूल रजिस्टर में भी दर्ज है, नागरवाणिया। नागरवाणिया के बारे में माना जाता है कि इनकी भी उत्पत्ति उसी वर्णनगर से है जिस वर्णनगर में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। यह संजोग भी है, खानदानी संजोग। मजे की बात एक और है, जिस बाल मंदिर में अमित शाह ने 1 से लेकर 4वीं तक की पढ़ाई की, उस बाल मंदिर के साथ जो स्कूल की छोटी सी लाइब्रेरी थी उसका नाम हीराबा लाइब्रेरी था। जाहिर है वो हीराबा मानसा के किसी परिवार की थी जिनके नाम पर उसका नाम रखा गया था। लेकिन ये उस वक्त कहां पता था कि जिन नरेंद्र मोदी के अमित शाह के करियर में इतनी बड़ी भूमिका रहने वाली है, उनकी अपनी मां का नाम हीराबा है। यहां तक कि जिस स्कूल से 5वीं से लेकर 9वीं तक की पढ़ाई अमित शाह ने की, उस स्कूल में भी एक नाम जो है वो दामोदर दास का है। यह भी एक संजोग। नरेंद्र मोदी के अपने पिता थे दामोदर दास मोदी, लेकिन ये दामोदर दास मानसा के दामोदर दास कोई और थे। उस वक्त भला किसे पता था कि ये शब्द अमित शाह के आगे के जीवन में कहीं ना कहीं टकराएंगे जब उनका नरेंद्र मोदी से संपर्क होगा। खैर, जब 5वीं से 9वीं तक की पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान अमित शाह की खेल में भी रुचि जगी। क्रिकेट नया नया जोर लगा रहा था। अपनी हवेली, जो कि खानदानी हवेली थी, उसके कैंपस में क्रिकेट खेला करते थे अमित शाह। और उनका परिवार, खानदान कितना समृद्ध था, इसकी कई निशानियां थी। उस जमाने में गिने चुने परिवारों के पास हवेली थी और लंबी चौड़ी हवेली। उस जमाने में पानी के संग्रह के लिए टंकी हुआ करती थी जो कि गिने चुने घरों में होती थी। ऐसे परिवार में आरंभिक जीवन बीता था अमित शाह का। जहां तक खेल का सवाल है, क्रिकेट तो वो अपनी हवेली के कैंपस में भी खेल लेते थे, कंचे भी खेला करते थे, गिल्ली डंडा भी उस समय छात्रों के प्रिय खेल होते थे। हम सभी लोगों को ध्यान है, नरेंद्र मोदी अपने बचपन में एनसीसी कैडेट थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अमित शाह भी अपने बचपन में एनसीसी के कैडेट थे। जब वो 8वीं क्लास में थे तो उन्होंने एनसीसी में हिस्सा लिया था। उसमें एनसीसी का एक कैंप अहमदाबाद के नजदीक धोलका में लगा था। उस कैंप में शामिल हुए थे अमित शाह। यह बात है 1977 की। ये वो साल है जब इस देश में इमरजेंसी खत्म हुई और जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को अपदस्थ किया, सत्ता में आई। उस साल यानी 1977 का वो जो साल था, वो अमित शाह के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण था। मानसा में संघ की शाखाएं लगती थी, जनसंघ का भी जोर बढ़ना शुरू हो गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी। भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी, लेकिन जनसंघ ने अपने पांव पसार लिए थे। जहां तक अमित शाह का सवाल था, संघ से परिचय हो चुका था, जनसंघ को भी जानने समझने लगे थे। लेकिन 1977 के उस चुनाव में उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई छात्र जीवन में रहते हुए। वो भूमिका क्या थी? वो भूमिका थी उस समय जो जनता मोर्चा बना था विपक्ष का, उसी जनता टिकट पर मणिबेन पटेल महसाणा से चुनाव लड़ रही थी। मणिबेन पटेल यानी लौह पुरुष सरदार पटेल की अपनी एकमात्र पुत्री। बेटे तो थे, लेकिन बेटी सिर्फ मणिबेन थी। मणिबेन के उस चुनाव में
मानसा और आसपास के इलाकों में कैंपेन में अमित शाह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उनके कैंपेन मैनेजर थे। छात्र जीवन में लोकसभा के चुनाव में, वो भी मणिबेन जैसी मशहूर शख्सियत के चुनाव में, अमित शाह का यह शुरुआती कंट्रीब्यूशन था। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र आगे चलकर भारतीय राजनीति में इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। लेकिन शायद सिर्फ ये एक शुरुआत थी। क्या अमित शाह नाटक भी खेलते थे? उनके पुराने संगी साथी बताते हैं कि जब कक्षा 8 में थे और उनके स्कूल का रजत जयंती समारोह था, तो उस साल उन्होंने एक नाटक में भी हिस्सा लिया था। यह नाटक था और उसमें जो किरदार था अमित शाह का, उस पिता का किरदार था जिसकी 7 संतानें थी। ये बात अलग था कि अमित शाह खुद अपने पिता की 7वीं संतान थे और कुल 7 भाई बहन थे अमित शाह, जिसमें कि उनके ऊपर 6 बहनें थी। 6 बहनों के बाद खुद अमित शाह का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से खेल, जिसमें कि क्रिकेट भी था, जिसमें गिल्ली डंडा भी था, कंचे भी थे, ये नाटक, एनसीसी, लाइब्रेरी, ये सब चीजें अमित शाह के शुरुआती जीवन का हिस्सा थी, उनके बचपन का हिस्सा थी। लेकिन अब एक और पक्ष था अमित शाह का, वह पक्ष था धार्मिक पक्ष। धर्म, अध्यात्म, इन सब में अमित शाह की रुचि बचपन से ही गहरी होनी शुरू हो गई थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि खुद अमित शाह का अपना परिवार पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिवार था, जिसमें कि सनातन जी के प्रति काफी आस्था होती है। उनकी जो अपनी कुलदेवी थी वो थी बहुचर माता। बहुचर माता को शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। बहुचर माता का मंदिर अमित शाह की अपनी खानदानी हवेली के बगल में, अक्सर जाते थे वहां। और मंदिरों में जो ये आस्था जगी, और ध्यान रखें कि मानसा में सिर्फ बहुचर माता का मंदिर नहीं था, वहां स्वामीनारायण का भी मंदिर था, जो कि काफी पुराना मंदिर था, जो कालूपुर पीठ थी उसकी तरफ से वो संचालित होने वाला मंदिर। यही नहीं, भगवान शिव का भी मंदिर, राम जी मंदिर, दुर्गा मंदिर, यहां तक कि जैन मंदिर भी। वैष्णव संप्रदाय में पुष्टि मार्गी जो परंपरा है उसमें हवेलियों की भी परंपरा, तो हवेलियां भी थी वहां। इन सब की वजह से बचपन से ही धर्म, कर्म, अध्यात्म में अमित शाह की रुचि गहरी होती चली गई। जब लोग उन्हें भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य के तौर पर गिनते हैं, उसमें लोगों को, शायद ज्यादातर लोगों को ध्यान में नहीं आता कि अमित शाह का जो ये पक्ष है जिसमें कि इतिहास, अध्यात्म, धर्म, वो उतना ही मजबूत है। और जिसकी शुरुआत जो है या जिसकी नींव जो है वो पड़ गई थी मानसा में रहते हुए। सभी महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना, उनसे प्रेरणा लेना, ये सब कुछ शुरू हो गया था। उस समय का मानसा उद्योग व्यापार के हिसाब से भी महत्वपूर्ण था। रियासत थी, बाजार भी था काफी बड़ा, व्यवसायी वर्ग बड़े पैमाने पर था। अमित शाह के अपने दादा का शेयर का कारोबार था। कॉटन के लिए भी मशहूर था मानसा, कॉपर का भी बिजनेस होता था। ये सभी व्यवसाय जो है, इनमें से ज्यादातर में अमित शाह के परदादा, दादा, पिता, इन सबकी इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बड़े प्लेयर थे। शेयर मार्केट को पिछले 3-4 दशक में आम आदमी के बीच में इतनी लोकप्रियता मिली है। लेकिन अमित शाह का जो परिवार था, जो उनके पुरखे थे, वो शेयर बाजार में तब से थे जबकि भारत में शेयर मार्केट की शुरुआत हुई थी। अगर रिकॉर्ड के तौर पे देखें तो 1875 में बीएसई की स्थापना हुई। बीएसई सिर्फ भारत ही नहीं,
एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और उस स्टॉक एक्सचेंज का उस समय कार्ड लेना होता था। अगर आप उसके मेंबर होते थे तो आपको कार्ड मिलता था, ब्रोकर कहा जाता था। तो जो शुरुआती कार्ड इस देश में कुछ परिवारों के पास थे, उनमें से एक कार्ड अमित शाह के अपने खानदान में था, उनके दादा परदादा के जमाने का। और इसीलिए अमित शाह का अपना भी प्रोफेशन राजनीति के साथ साथ लंबे समय तक शेयर ट्रेडिंग ही रही। जाहिर है बचपन से ही वो संस्कार मिले हुए थे। पिता को भी शेयर ट्रेडिंग करते हुए देखा था उनने, दादा को भी देखा था। तो अमित शाह का बचपन ही ऐसा था, समृद्ध परिवार में जन्म, लेकिन शुरुआती जीवन सादगी में। शुरू के 7 वर्ष घर का खाना नहीं, पास पड़ोस से बहन जो भिक्षा के तौर पर मांग के लाती थी वो भोजन करना। शायद यही वजह थी कि जीवन के आगे के वर्षों में जब हम देखते हैं कि अमित शाह एक नेता के तौर पर, एक राजनीतिज्ञ के तौर पर सामान्य दलित आदिवासी परिवारों में बड़ी सहजता से भोजन करते नजर आते हैं, तो शायद उसकी भी नींव बचपन में ही पड़ गई थी, जहां पर कि आप किसी के भी घर का पका हुआ भोजन कर सकते थे। तो पूनम भाई जो है भारतीय राजनीति में इतना बड़ा मुकाम अमित शाह के तौर पर हासिल कर लेंगे, मानसा में किसी को भी 1964 से लेकर, जब उनका जन्म तो मुंबई में हुआ लेकिन परिवार उनके जन्म के बाद ही मानसा में वापस शिफ्ट हो गया था। अनिल चंद्र शाह उनके पिता जो हैं 1950 से लेकर 1964 के बीच मोटे तौर पर मुंबई में रहे थे। मुंबई अमित शाह के ननिहाल की वजह से भी जो है एक तरह से कह सकते हैं, उनके ननिहाल के भी उनके मामा वगैरह उस समय वो भी मुंबई में रहते थे। यहां तक कि अमित शाह की जो 3 बुआएं थी उनमें से एक बुआ तो मुंबई में ही थी, और मुंबई में उस समय जो बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें थी उनमें से एक बड़ी कपड़ा मिल जो थी वह अमित शाह की अपनी बुआ के ससुराल की थी। तो समृद्धि जो है नाते रिश्तेदार सबके बीच थी। इस समृद्धि के बीच अमित शाह का जन्म हुआ था मुंबई में, लेकिन बचपन बीता मानसा में। 1964 से लेकर एक तरह से देखें तो 1978 तक अमित शाह मानसा में ही रहे। 1978 में जब उन्होंने 9वीं की पढ़ाई कर ली तो फिर परिवार अहमदाबाद में शिफ्ट हुआ। 1978 के बाद अमित शाह के जीवन में एक नया अध्याय आया। जब अहमदाबाद में उन्होंने रहना शुरू किया, 10वीं क्लास में एडमिशन लिया, लेकिन मानसा से अहमदाबाद, जो कि उस जमाने में करीब 1.5 घंटे का रास्ता था, आप कलोल होते हुए अहमदाबाद आते थे, ट्रांसपोर्ट उतना बेहतर नहीं था। उस मानसा से अमित शाह ने अपने संबंध को कभी तोड़ा नहीं। आज भी हर नवरात्रि में वह मानसा में होते हैं, अपनी कुलदेवी बहुचर माता के दर्शन करने जाते हैं। बहुचर माता के मंदिर का भी जीर्णोद्धार अमित शाह ने करवाया। लाइब्रेरी की बात हम लोग कर रहे थे उनके बचपन के संदर्भ में। जिस महात्मा गांधी लाइब्रेरी में बचपन में उन्होंने पढ़ाई की, उस महात्मा गांधी लाइब्रेरी का जीर्णोद्धार भी अमित शाह ने करवाया। और जब ये जीर्णोद्धार चल रहा था तो उस लाइब्रेरी की, जो कि सार्वजनिक लाइब्रेरी थी, उसकी जितनी भी किताबें, फर्नीचर, ये सब की सब अमित शाह की अपनी खानदानी हवेली में वो सारी की सारी चीजें रखी हुई थी। यही नहीं, जो ऐतिहासिक मालवा तालाब है उसका भी जीर्णोद्धार करवा। तो अपने पैतृक शहर को अमित शाह भूले नहीं है। बचपन की यादें अब भी कूट कूट कर भरी हैं। बचपन में किस तरीके से बहनें उनका ध्यान रखती थी। शाह बहन अमित शाह की एक बहन नहीं रही। इसी साल उनका देहांत हो गया। बाकी 5 बहनें, 2 बड़ी बहनें अमेरिका में, 1 बहन मुंबई में, 2 बहनें अब भी अहमदाबाद। बचपन में बहनों ने जिस तरीके से अपने भाई को, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से जिनका जन्म हुआ था,
उनका जमकर लालन पालन किया था, ध्यान रखा था। बहनें अपने भाई को बाल मंदिर में छोड़ने के लिए आती थी, कंधे पे उठाए हुए। इस तरीके से काफी लाड़ प्यार में अमित शाह का बचपन बीता। बचपन की ये कहानी बहुत कम लोगों के ध्यान में आती है, लेकिन बचपन की कहानी जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि बचपन में आपको संस्कार कैसे हासिल हुए, या कोई व्यक्ति आगे जाकर सार्वजनिक जीवन में अगर उसने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया तो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो ये था अमित शाह का बचपन कहानी के इस अंक, इस एपिसोड में। जल्दी ही अमित शाह के जीवन की, बचपन के बाद के फेज की कहानी भी सुनाएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।